हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था व्याकरण का और आज मैं आपके लिए व्याकरण का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि व्याकरण क्या होती है, व्याकरण की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, उसके कितने अंग होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, और उसमें जो वर्ण विचार होता है उसके दो भाग मैंने आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन के। स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओरली बता दिया था। अब मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको पहले भी ही करा चुकी हूँ, पर मैं अभी आपको सीक्वेंस वाइज करा रही हूँ। मैंने आपको बताया था जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा व्यंजनों के भेद। दोस्तों, जो इस वीडियो से आज पहली बार जुड़े हैं वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो आपको अभी भी आएगा, कि आपको ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लास्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है व्यंजनों के भेद। प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। जो उच्चारण स्थान होते हैं उनके आधार पर व्यंजनों के जो प्रकार हैं उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 25 होते हैं। मैंने अगर आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, कैसे उच्चारण होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैंने आपको सब कराए थे। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कावर, चावर, टावर, तावर और पावर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। और ये सारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। सेकंड होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। यार अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसमें जो या और वाह है, ये अर्धस्वर व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनमें स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है और व्यंजनों से कम टाइम लगता है, इसलिए इनको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। रा हमारा क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। और ला होता है पार्श्व व्यंजन होता है। मैं आपको लास्ट क्लास में ही करा चुकी हूँ। तो और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? उच्चारण के स्थान के आधार पर ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सब करा चुकी हूँ। ये मैंने सिर्फ सीक्वेंस वाइज आपके लिए लिख दें। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने नोटबुक में इनको नोट भी कर सकते हैं। आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसा कीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया है और अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। और फिर आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? रा होता है। मैंने आपको बताया था, हमारी जब हम रा बोलते हैं तो हमारी टंग क्या होती है? वो पलट जाती है बेलन की तरह, रोल हो जाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। आप खुद से भी बोल कर देख सकते हैं। पार्श्व व्यंजन क्या होता है हमारा? ला हमारा क्या होता है? पार्श्व व्यंजन होता है। इसमें क्या होता है, जब हम ला बोलते हैं तो जब दांतों से हमारी जीवा लगती है तो क्या साइड से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्व व्यंजन। अन्य संघर्षी व्यंजन, मैंने आपको संघर्षी व्यंजन बताए थे सिर्फ सा वाले लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, ये खा, ग, ज और फा, ये भी क्या होता है? संघर्षी व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? ड और ड हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अब बात आती है अनुनासिक व्यंजन। ये मैंने आपको नहीं कराया था, अनुनासिक व्यंजन। ये हमारा थोड़ा सा नया है, बाकी तो मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, इनके स्थान पर अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, ये क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, यानी कि ड, अया, अणा, न, मा। मैंने आपको ओरली बताया था लास्ट क्लास में अनुनासिक है, जो हमारी पंचम होती है। देखिए, जो ये था हमारा, ये देखिए पंचम, इनको क्या बोलते हैं? नासिकीय बोलते हैं। ये जो 5वीं लाइन है ये क्या होती है? नासिकीय होती है। ऐसे क्वेश्चन में अगर जो पूछ ले नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं तो आप ये बता देंगे। और इनके स्थान पे क्या? बिंदु और
चंद्र बिंदु का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। हम बिंदी भी लगा देते हैं ना और माँ के और इनके जितने भी 5 होते हैं इनके स्थान पर हम बिंदु और चंद्र बिंदु का भी यूज़ कर लेते हैं। फिर बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों से बना एक व्यंजन, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है त्रा। त्रा से क्या, त्रा कैसे बना है? अदत्ता प्लस रा से बना है त्रा। ज्ञा बना है अदजा प्लस अय्या से ज्ञा बना है, और प्रा बना है अदप्पा प्लस रा से बना है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो त्रा का क्या हो जाएगा? यात्रा, मित्र, यज्ञ, और ज्ञा से ज्ञान। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन से बने हैं, संयुक्त व्यंजन से बने हैं ये। अब बात आता है, नेक्स्ट होता है हमारा स्वर तंत्रियों के आधार पर। ये अभी तक तो हम कर रहे थे उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के अनुसार। ये हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष और अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बिना स्वर तंत्रियों के टकराए और बिना कंपन किए बाहर निकल जाती है, इसलिए उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टकराहट के हमारे मुंह से निकल जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन बोलते हैं इनको। और दूसरा आता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होता है? सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकलती है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। आप खुद से भी बोलकर देखिए, आपको अपनी स्वर तंत्रियों में कंपन महसूस होगा जब आप बोलेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा सा, शा, सा एवं सा। आप खुद से बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे इसमें कंपन होती है या नहीं होती, आप खुद से बोल के देखिए। और सघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सभी अंतस्थ तथा हा वर्ण, इनसे क्या होता है? कंपन होती है, रगड़ होती है। जब हम हा बोलेंगे, हा, आप खुद से महसूस करेंगे घर्षण आपके अंदर, ऐसे कपाती हुई आपकी आवाज़ निकलेगी अंदर से, जैसे कि झंझनाहट सी होती है, ऐसा फील होगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि अभी इसके थे, ऐसे ही 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होता है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, अब बोलेंगे अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम शक्ति से बाहर निकलती है, वह क्या कहलाता है? अल्प प्राण कराते हैं। जैसे कि पहला वर्ण, तीसरा व 5वां, सभी क्या, और अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। देखिए, आप इस टेबल में देख सकते हैं कौन कौन सा बताया मैंने आपको। पहला, तीसरा और जो हमारा 5वां है, ये सब हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण जब हम इनको बोलते हैं तो वायु कम शक्ति से बाहर निकलती है, जैसे कि क, च, ट, त, पा, ग, ज, ण, द, बा। क्या एकदम से साउंड निकल रहा है ना, हमें ज़्यादा शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ रही है ना। कम
वायु निकल रही है। लेकिन जो हमारा होता है महाप्राण, महाप्राण इसका सीधा अपोजिट हो जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु शक्ति के साथ बाहर निकलती है ना, वे क्या कहलाते हैं? वे महाप्राण कहलाते हैं। इसमें जैसे कि वो क्या था, पहला, तीसरा और पांचवा, और हमारे कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, ये सब क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण होते हैं पहला, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें शक्ति लगानी पड़ती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, शक्ति से हवा बाहर निकलती है, तब इनका उच्चारण होता है। ठीक है, हम खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, खुद देखेंगे, तो आप जब बोलेंगे ना तब आप खुद फील करेंगे कि क्या, कौन सा, कहाँ से हमारे साउंड निकल रहा है और किस में कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किस में कम लग रहा है। आप खुद से ज़्यादा समझ पाएंगे। ऐसे मैं बोल रही हूँ तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप खुद से वो साउंड क्रिएट करके देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आती है बात विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, विसर्गी होती है। ठीक है फ्रेंड, मनहा स्थिति, ये क्या होती है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखा है, आप थोड़ा सा जूम करके भी लिख सकते हैं, मनहा स्थिति भी लिख सकते हैं। अथा, अथा, ये क्या हा का साउंड देता है? ये जो विसर्ग होता है ये हा का साउंड देता है, तो अथा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। मैंने आपको बस ऐसे ही ओरली बताया था। मैंने बताया था जो हमारा पहला होता है वो कंठे से निकलता है, कौन सा साउंड कंठ से निकलते हैं, कौन से तालव्य से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। ऐसे मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट करके भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो, जब आप इसको डेली देखिए, डेली रीड करिए, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। तो ये आप खुद से देख लेंगे एक बार कौन से साउंड कैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बात आती है, मैं बस ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती और चाहती हूँ कि आपका ये इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो बात आती है बलाघात की। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है बलाघात का। अब बलाघात होता क्या है? बलाघात शब्द बोलते समय अक्षर विशेष तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम बलाघात कहते हैं। अब बलाघात होता क्या है? बलाघात के प्रकार होता है दो, एक होता है शब्द बलाघात और एक होता है वाक्य बलाघात। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शब्द बलाघात की। शब्द बलाघात क्या होता है? शब्द बलाघात होता है जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गिरा। गिरा मैंने आपको दिया है, गिरा क्या हो रहा है? रा पर फोर्स पड़ रहा है, जो रा वर्ण है इस पे क्या फोर्स पड़ रहा है। तो ये क्या है? शब्द बलाघात है। ठीक है, और फिर आता है हमारा वाक्य बलाघात। अब वाक्य बलाघात में क्या होता है? एक ही वाक्य में शब्द विशेष पर बल देने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब शब्द पर बल दिया जाता है वह शब्द विशेषण शब्दों के समान दूसरे पर निवारण करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कुसुम ने बाजार से आकर खाना खाया। कुसुम ने बाजार से आकर खाना खाया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुसुम शब्द पर जोर पड़ते ही अर्थ निकलता है कि कुसुम ने बाजार से आकर खाना खाया। लेकिन जब हम बाजार शब्द पर जोर देते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? कुसुम ने बाजार से ही वापस आकर खाना खाया। ये बच्चों बहुत ही समझने की बात होती है, इसको
हिंदी क्या है, एक व्यवस्था है। हमने क्या पढ़ा था व्याकरण में, एक ये व्यवस्था है, इसको बनाया गया। आप जैसा प्रोनाउंसिएशन करोगे वैसा ही लिखा जाएगा, इसको एज इट इज़ ऐसे ही बोलना पड़ेगा। हिंदी में बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हमें कहाँ किस पर जोर देना है, और आप जहाँ जिस पे जैसा जोर दोगे उसका अर्थ वैसा निकलेगा। यह सब वक्ता पर निर्भर करता है कि वह अपनी बात को जिस तरह से कहना चाहता है और जिस बात पर वह बल देना चाहता है उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। वह अपने बातों को, अपने विचारों को जिस रूप में चाहे उस रूप में दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने एक एज इट इज़ पॉइंट के ऊपर दबाव डाल के, फोर्स डाल के वो बता सकता है। इसका मीनिंग ये है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट बात आती है हमारी अब अनुतान की। अनुतान क्या होता है? भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह होता है वही अनुतान कहलाता है। हिंदी में सुर बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ये भी कहीं ना कहीं इसी की तरह, जो मैंने आपको बताया फोर्स की तरह। इसमें क्या उतार चढ़ाव जो आते हैं वो क्या होता है? अनुतान होते हैं। नेक्स्ट है संगम। संगम क्या होता है? एक ही शब्द की दो ध्वनियों के बीच उच्चारण में किए जाने वाले क्षणिक विराम को संगम कहते हैं। संगम किसे कहते हैं? तो भिन्न स्थानों पर संगम से दो भिन्न अर्थ सामने आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह बताऊँ। देखिए, एक शब्द होता है मन का। इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला इसका? माला का मोती। ठीक है, मन के का अर्थ क्या होता है? माला का मोती। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, मन का, तो ये क्या बन गया? मन से संबंधित, मन से संबंधित भाव, मन से संबंधित भाव। आप देख रहे हो ना, हमने उसको सिर्फ मिला के लिखा तो उसका अर्थ कुछ और निकला। हमने इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया तो इसका अर्थ और निकला। अगर जब हम इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा और इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे कि होता है जलसा। जलसा, इसका मतलब क्या होता है? उत्सव। ठीक है, जलसा मीन्स उत्सव। कोई भी समारोह, वो क्या होता है? उत्सव होता है, जलसा होता है। अगर जब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जल सा, तो ये क्या हो गया? पानी के समान। पानी के समान। देख रहे हैं ना फ़र्क कितना आ जाता है सिर्फ एक उच्चारण से और लिखने के तरीके से। ऐसे ही होता है। अब बात आती है हाइफन की। ये आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। किसी आपको, हाँ, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है लेकिन ऐसे नहीं बताया जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ ताकि, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है और हम लोग क्या, हम इनको इग्नोर कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं और बुक में हमें समझ में भी नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ समझा सकूँ। या आपकी DSSB में, आपके टीचिंग में बहुत पूछी जाती है। आप जो TGT का या PGT का या PRT के एग्ज़ाम में भी, हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, यूपी में भी पूछी जाती है। तो नेक्स्ट आती है बात हाइफन की। हाइफन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपने सुना ही होगा ये वर्ड, तो कंप्यूटर में भी होता है। जब हम मैसेज टाइप करते हैं हम हाइफन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ होता कहाँ कहाँ है? भाषा में स्पष्ट लेखन हेतु हाइफन का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। अब कौन सी स्थितियों में होता है? दो में होता है। एक तो होता है द्वंद्व समास, और सा के पहले हाइफन अवश्य लगाना चाहिए। द्वंद्व समास क्या होता है आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले टाइम में कराऊंगी। जैसे जैसे हम आगे, हम एक एक स्टेप ले रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको करा रही हूँ। जब मैं आपको कराऊंगी, समास भी कराऊंगी, तो उसमें बताऊंगी द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे दिन, और ये हाइफन लगा देते हैं, फिर लिखते हैं रात।
हाइफन का यूज़ होता है उसमें, सुख दुख, ऐसे हम हाइफन का यूज़ करते हैं द्वंद्व समास में। और क्या होता है, सा के पहले हाइफन का अवश्य यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कोयल सी मीठी बोली, ऐसे क्या होता है, सा से पहले इसका प्रयोग होता है। तुम सा नहीं देखा, ऐसे सा से पहले इसका हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे इससे मोटिवेशनल वाइब्स आएंगी, मैं समझ पाऊँगी। आप मुझे जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और मैं आपको उतना, आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे हाँ मैम समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे आपको और अच्छे से बताना है। आप क्या नहीं समझ पाए हो, मैं आपको बताऊँगी अच्छे से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आती है हिंदी के। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए, जो क्या है, हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें उनके दो दो रूप में प्रचलित है। अब क्या, हिंदी के कुछ शब्द हैं जो कि दो रूप में प्रचलित है, उनको क्या विद्वानों ने दोनों ही रूपों में मान्यता प्रदान की है। मैंने वो कुछ लिख दिए हैं आपके लिए। देखिए, जैसे कि है गर्मी। अब गर्मी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। बर्फ़ को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। गर्दन को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या है, ये सारे करेक्ट हैं। हम इनको दोनों तरह से लिख सकते हैं और दोनों ही तरह हमें इसकी मान्यता प्राप्त है। हम ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखेंगे तो ये गलत और ऐसे लिखेंगे तो ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख पाए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आज का जो ये व्यंजन था, ये व्यंजन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैं आपको व्यंजन के टाइप्स बताएँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कितने होते हैं, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्वर के बारे में बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।